हेलो माय डियर क्लास। आपके जनरल स्टडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यही आपका चैनल है जनरल स्टडीज क्लासेस। तो बने रहिए हमारे साथ। लास्ट लेक्चर में हमने रेट ऑफ फ्लो बताया था थोड़ा सा। फर्स्ट वीडियो में भी रेट ऑफ फ्लो बताया था और सेकंड वीडियो में भी रेट ऑफ फ्लो बताया था। और नया क्या बताया था? सर्किट डायग्राम बताया था। सर्किट डायग्राम किस तरीके से फ्लो करता है बहुत अच्छे से बताया था। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, आपके लेक्चर नंबर 2 में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रिसिटी से, वहां से ड्रॉ इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, है ना, एंड मेंशन सम पॉइंट्स, एमीटर, रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर, स्विच, कहां सोर्स ऑफ एनर्जी कहां लगती है, सोर्स ऑफ एनर्जी कहां लगती है, वहां से क्वेश्चन आएगा उनके। तो आपने सेकंड वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं चाहूंगा प्लीज जाके जल्दी से उस वीडियो को देख लें। और अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। कौन सा है? लेक्चर नंबर 3 है। बस समझ में, लेक्चर नंबर 3 है। तो लेक्चर नंबर 3 के अंदर ध्यान दीजिएगा, लेक्चर नंबर 3 के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डायग्राम पर चैप्टर पढ़े। इलेक्ट्रिसिटी 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 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 है। वेलकम बैक टू अवर लेक्चर, लेक्चर नंबर 3, इलेक्ट्रिसिटी फॉर द क्लास 10th। सुनिए, अब हम थोड़ा सा आगे क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाउ इट्स डूइंग वर्क, ये किस तरीके से वर्क कर रहा है ना, एंड हाउ टू डू दिस वर्क, तो किस तरीके से ये वर्क करेगा, है ना। इसके अलावा मैं क्लास 10th की मैथ्स की भी वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैथ्स की भी वीडियो देख सकते हैं आप, है ना। लेकिन इस लेक्चर के बाद देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, है ना। या इसके अलावा और क्या बोल सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस जानते हैं, वो सोचते कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या नया आ गया, है ना। ये डिफरेंस लिखा हुआ लिख लीजिएगा। बहुत बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ दिया जाए तो कंफर्म हो जाते हैं, भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही पोटेंशियल डिफरेंस है। बस समझ में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। बस समझ में। अब सुनिए, थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के माध्यम से बनाने से चीजें ज्यादा आसानी से समझ आ जाती है। ये इलेक्ट्रॉन से क्या है? इलेक्ट्रॉन से फ्री है। जैसे इन्हें चार्ज मिलना चालू हो जाएगा, बेचारे चार्ज हो जाएंगे और मूव करने लगेंगे अपने तरीके से, अपने तरीके से। ये एक नहीं होते, दो नहीं होते, 3 नहीं होते, ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। बस समझ में, एक इलेक्ट्रॉन का क्या है? चार्ज है। ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है ना। इस कंडक्टर को ही मैं, इस कंडक्टर के अंदर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैं चार्ज डालूंगा, एनर्जी देना स्टार्ट करूंगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। वो डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में करते हैं। बस समझ में। लास्ट क्लास में मैंने बताया था सर्किट डायग्राम के अंदर प्लस तरफ के, जहां प्लस होता है वहां से करंट फ्लो करता है ना। तो इसमें वैसा तो कोई सीन नहीं है, लेकिन हम मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने जैसा बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम के बराबर चार्ज होता है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम के बराबर चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है चीज? तो एक इलेक्ट्रॉन यानी 1 यूनिट ऑफ चार्ज, इसे बोलेंगे 1 यूनिट ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 यूनिट ऑफ चार्ज। कितना होता है? 1 यूनिट ऑफ चार्ज होता है ना। 1 यूनिट ऑफ चार्ज होता है। तो कूलम क्या है? ऐसा यूनिट है। कूलम क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की ऐसा यूनिट है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे अच्छे से। एक सेकंड, माइक का वायर पैरों में लगा, थोड़ा हटा दें, ठीक है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा देख लें। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल बोलिए या पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए, इज डिफाइन एज calculating amount of work done by the 1 unit of charge, 1 unit of charge move when it's move 1.2 other point। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से घूमना चालू करेगा तो यहां से लेके यहां तक पहुंचेगा, है ना। मैंने बताया था अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है तो करंट यहां फ्लो होता है। जब यूनिट ऑफ चार्ज यहां से यहां जाएगा, मान लीजिए ये वाला चार्ज है, बेचारा यहां से है, ये वाला क्यों है बेचारा, यहां से यहां गया, तो ये वाला ए पॉइंट है और ये वाला बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए से बी तक पहुंचने में कितना वर्क डन करेगा, इट्स बाय कैलकुलेटिंग दिस, ये कैलकुलेट करेगा। तो इसके कैलकुलेटिंग में मतलब मैं इस चार्ज का कैलकुलेट करूंगा इसने कितना बड़ा काम किया, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना काम किया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बस इतना सा बोला, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 1 यूनिट ऑफ चार्ज व्हेन इट्स मूव 1.2 अदर पॉइंट। ये एक पॉइंट से अदर पॉइंट की तरफ जब मूव करेगा तो एक चार्ज कितनी तरीके से कितना काम करेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रही है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम वाले को थोड़ा सा दिक्कत ना हो, सोच रहा हूँ कहाँ लिखूं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे, हिंदी में भी बताना है तो हिंदी का भी करना पड़ेगा भैया कुछ। तो हिंदी का करते हैं, उतार लीजिएगा, इतना उतार लीजिए, आगे कराते थोड़ा सा और आगे कराते हैं, है ना। वेट, तो ठीक है। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं उसे बताता हूं, है ना। एक सेकंड और रुकिए थोड़ा। तो अब पढ़ते हैं बच्चे हिंदी मीडियम के लिए। एक सेकंड, चौक का लग दिया, ये रहा चौक मिल गया। और सुनिए, पोटेंशियल डिफरेंस यानी समानुपाती धारा, पोटेंशियल डिफरेंस। समानुपाती का मतलब डिफरेंस, समानुपाती का डिफरेंस। अब सुनिए हिंदी मीडियम, यानी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक 1 यूनिट ऑफ चार्ज कैलकुलेटिंग बाय द वर्क डन, है ना। यानी यहां से यहां पहुंचने में, यानी एक कंडक्टर के अंदर पहुंचने में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से कार्य करता है। तो हम लिखेंगे कि 1 यूनिट आवेश द्वारा किया गया कार्य जब वह एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक, एक बिंदु लिख लेंगे, एक बिंदु से बिंदु ए से बी तक जाता है उसके समानुपाती धारा का कार्य उसके समानुपाती धारा के आवेश को समानुपाती धारा में
के द्वारा किया गया कार्य। समानुपाती धारा में उसके समानुपाती धारा में किया गया कार्य पोटेंशियल। मेरे ख्याल से यहीं तक ठीक है। जब वह एक बिंदु से ए तक पहुंचता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये ठीक है, यहाँ तक काफी है। आप लिख लेंगे हिंदी मीडियम वाले, एक यूनिट आवेश द्वारा किया गया कार्य जब वह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचता है तो उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी समानुपाती धारा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस ही है, कुछ अलग नहीं है। ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस ही है, बिल्कुल 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 एग्जैक्ट सेम है। हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को ओम्स लॉ, याद रखना ओम्स लॉ। हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, पीडी लिख रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस को ओम्स लॉ हम बोल सकते हैं, याद रखना। यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस वी, लास्ट वीडियो में भी लिखवाया था, यहां भी लिखवा देते हैं वी। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कैपिटल वी, कैपिटल वी, नॉट अ स्मॉल वी। हम ऐसे नहीं लिख सकते, याद रखना, ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलता है, बाय द ओम्स लॉ, बाय द ओम्स लॉ इन द सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम कराया था ए टू बी कराया था। तो ओम्स लॉ क्या बताना चाह रहा है, उसके अंदर मेन मुद्दा है, सुनिए। पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर मैंने क्या बताया था कि जब करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट कहां से फ्लो हो रहा है, चार्ज के थ्रू फ्लो हो रहा है। जो चार्ज जो फ्लो हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन्स के अंदर चार्ज होता है, कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। कूलम इज अ चार्ज, यानी वन चार्ज में कितने कूलम, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। बस समझ में आ रही है, 1 क्यू की वैल्यू है वो। अब आगे सुनिए, अब आगे सुनिएगा। When the current is flow in a closed loop across by ammeter, this closed loop ammeter resistance voltmeter in the circuit diagram, by calculating the work done, calculating by and calculating work done by 1 यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज को कैपिटल यू से लिख दे रहा हूं, आप CHARGE लिखेंगे और क्यू लगा देंगे अलग से। बस समझ में आ रही है। तो मैं इसके अंदर कुछ तो बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, है ना। मैं क्या बताना चाहता हूँ वो ध्यान से देखिएगा, है ना। हिंदी वाले बच्चे थोड़ा ध्यान रखेंगे, कुछ मैं हिंदी में लिखने में थोड़ी कठिनाई आती हुई है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर करके देख लीजिए। यानी मैं कहना चाहता हूं, जब विद्युत धारा एक तार के अंदर, एक मटेरियल के अंदर यानी तार के अंदर प्रभावित होती है, आवेश प्रभावित करता है। विद्युत धारा के अंदर क्या होता है, आवेश प्रभावित करती है, किसके थ्रू, एमीटर के थ्रू, है ना। किसके द्वारा, एमीटर के द्वारा, रेजिस्टेंस के द्वारा, वोल्टमीटर के द्वारा, एक सर्किट डायग्राम के अंदर। सर्किट डायग्राम के अंदर, सर्किट वाला पूरा डायग्राम बनेंगे उसके अंदर, क्लोज लूप के अंदर, है ना। एंड कैलकुलेटिंग द वर्क डन बाय 1 यूनिट ऑफ चार्ज, तो एक चार्ज के द्वारा कितना वर्क डन हुआ, ये कौन बोलता है, ओम्स लॉ। क्या बोलता है ये, ओम्स लॉ। तो हिंदी वाले बच्चे थोड़ा सा वीडियो को फिर से बैक करके देख लेना, है ना, तो लिख लेंगे, आई होप लिख लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बताना अभी इसमें बताना है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सुनिएगा अच्छे से, देख लेते हैं वीडियो चलेगी नहीं। वेल एंड गुड। अब सुनिए, पोटेंशियल डिफरेंस बोलता है बाय द वोल्टमीटर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कौन नापता है, वोल्टमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस कौन नापता है, वोल्टमीटर। बस समझ में, यानी वोल्टेज को क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस V is directly proportional to I, V is directly proportional to I। इस कहानी का मतलब, ये बहुत ज्यादा लाइफ में यूज होने वाला है। आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप ज्यादा पढ़ेंगे ज्यादा मार्क्स गेन करेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे ज्यादा मार्क्स गेन करेंगे। ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओ, करंट बढ़ जाएगा,
ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ जाएगा। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं कि V इज ग्रेटर देन I इज ग्रेटर, है ना। फिर R इज ग्रेटर बट I इज डाउन। कहता रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट कम हो जाएगा। इसका मतलब तो यही होता है ना, रेजिस्टेंस करंट को कम कर रहा है, अपोज कर रहा है। रुको, ठहरो जरा, ठहरो, याद आ रही कुछ वीडियो। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट फ्लो हो जाएगा। ये कौन बता रहा है हमें, होम्स बता रहे हैं, होम्स लॉ, होम्स का नियम है, होम्स का नियम है। कौन बताया ये, होम्स का नियम है, ठीक है ना। और ये सेम टेम्परेचर के अंदर काम करता है, सेम टेम्परेचर के अंदर काम करता है ना। सेम टेम्परेचर के अंदर काम करेगा, सेम टेम्परेचर के अंदर काम करेगा और सेम मटेरियल के अंदर काम करेगा, सेम मटेरियल के अंदर काम करेगा। ध्यान रखिएगा, सेम मटेरियल के अंदर भी काम करेगा, यानी डिपेंडेंट करता है। क्या करता है, डिपेंड करता है। और इसके अंदर फिजिकल कंडीशन रिमेन्स है, फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम, रिमेन सेम। ये सेम लिखा है, ऐसे अर्निंग, ठीक है ना। तो मैनेज कर लेंगे आप लोग थोड़ा थोड़ा। वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना है। ये हमारा होम से लोग था, छोटी सी वीडियो के अंदर हमने आपको बता दिया होम से लोग के अंदर, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने रेजिस्टेंस के तो बारे में पढ़ा, रेजिस्टेंस में बोला था रिमेन सेम, टेम्परेचर रिमेन सेम, यानी रेजिस्टेंस के लिए टेम्परेचर भी डिपेंडेंट है। टेम्परेचर सेम रहेगा तभी वो रेजिस्टेंस अच्छे से काम करेगा। टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तो फिर उस हिसाब से करंट में दिक्कत आएगी, रेट ऑफ फ्लो होने में। तो उसी करंट के हिसाब से, उसी टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस को लगाना पड़ता है। बस समझ में। अब थोड़ा सा देखते हैं आगे, थोड़ा सा आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये वायर है, ये भी एक वायर है, एरिया डबल, एरिया डबल, एरिया डबल, एरिया डबल। यहाँ पे एरिया हाफ, एरिया ज्यादा है, यहाँ एरिया कम है। मतलब मैं इसके अंदर रेजिस्टेंस के बारे में बताने वाला हूं। कहां पे ज्यादा रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी, कहां से कम रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए आप एक बाजार में घूम रहे हैं और पीछे से बैल आ रही है, नॉट यूज आ बैल मेरे को मार। हम इस शब्द का यूज नहीं करेंगे कि आ बैल हमें मार। बस समझ में आ रही है। यानी अगर मार्केट में आप खड़े हो और बैल आ रहे सामने से और मार्केट पूरा खाली है, मतलब आपके बढ़ने के चांसेस, भागने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बहुत तेजी से भाग रहे हैं। और अगर मार्केट में लोग हैं, खचाखच भीड़ बढ़ी हुई, खचाखच भीड़ बढ़ी हुई है बहुत तेजी से, और आपको चलने में कठिनाई हो रही है, कट कैसे चल, पीछे से बैल आएगी ठोक के चले जाएगी, कटा बैल आएगी ठोक के चली जाएगी, मेडिकल इशू हो जाएगा। बस समझ में आ रही है, मेडिकल का इशू हो जाएगा। मतलब अगर एरिया ज्यादा हुआ तो करंट बहुत तेजी से फ्लो करेगा, डैम बहुत तेजी से फ्लो करेगा करंट। और एरिया कम होगा तो, एरिया कम होगा तो करंट खचाखच खचाखच धीरे धीरे फ्लो करेंगे, करंट धीरे धीरे फ्लो करेंगे। बात समझ में आ रही है। अब देखिए आपने बहुत बड़े बड़े ना एक वो देखेंगे खंभे पे ना छोटे से प्लास्टिक के रेजिस्टेंस लगे होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, प्लास्टिक इंसुलेटर होता है ऊपर से, तो रेजिस्टेंस इतना बड़े बड़े होता है। क्यों? क्योंकि वायर भी मोटी मोटी होती है। तो ज्यादा बड़ी वायर के लिए ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, यानी ज्यादा मोटी वायर के लिए ज्यादा रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। बस समझ में आ रही है। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस की कैसे लो, कम या ज्यादा, रेजिस्टेंस कम लो या ज्यादा, मैक्सिमम होगा रेजिस्टेंस। ये क्या हमारा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा लो कम, मिनिमम होगा रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी भीड़ ऐसे 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 टकराएंगे बेचारे। भाई ये इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इसको बोलेगा आगे बढ़, मेरे को भी बढ़ना है। ये कहेगा पहले पीछे वाले को तो जाने दे, ऐसे तो काम करेगा। छोटा वायर होगा तो बस समझ में नहीं है, छोटा वायर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसको धक्का देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको, ये इसको पुश करेंगे
तो ये पुश करेंगे तो आगे जाएंगे। तो डिस्टर्बिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन आर डिस्टर्ब, हर एक इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होगी। जब हर एक इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होगी तो इलेक्ट्रॉन धीरे 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 फ्लो होगा। आपके घर में लाइट भी बहुत कम आएगी, कभी कभी अचानक लाइट बढ़ जाती है खटाक बहुत तेज। इसका मतलब कि आउटर एरिया से जो आपके यहाँ से लाइट आ रही है वहां का रेजिस्टेंस वीक हो गया है और इलेक्ट्रॉन को खटाखट भेजे जा रहा है और आपके घर में रेजिस्टेंस लगा नहीं है, लाइट बढ़ जाएगी, लाइट बढ़ जाती है। बस समझ में आ रही है। और घर में रेजिस्टेंस लगा लेना चाहिए यार, हमें रेजिस्टेंस लगाने से घर की सेफ्टी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन सारे प्लेसेस बच जाते हैं। तो छोटा वायर मिनिमम रेजिस्टेंस, बड़ा वायर मैक्सिमम रेजिस्टेंस, छोटा वायर मिनिमम रेजिस्टेंस, बड़ा वायर मैक्सिमम रेजिस्टेंस। बस समझ में आ रही है? अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है सभी। ये तो मिनिमम रेजिस्टेंस मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मिनिमम मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस भी कई चीजों पे डिपेंड करता है ना। अब बड़ा वायर ले लो, यानी एरिया ऑफ वायर्स पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस, बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा एरिया ऑफ वायर पे रेजिस्टेंस? भाई ये इसलिए करेगा, अगर वायर लेंथ होगी, आपके घर में बहुत पतली वायर जा रही होगी, मान लीजिए आपके आसपास ना ऐसी वायर दिख रही होगी, कहीं ना कहीं ऐसी वायर लग रही होगी, ऐसी पतली सी, जैसे केबल वायर है, केबल वायर छोटी सी वायर लगी हुई है। बस समझ में आ रही है? केबल वायर है, केबल का वायर है। बस समझ में आ रही है? छोटी है, नॉट अ लेंथी, वेरी स्मॉल वायर, वेरी स्मॉल। एयर इज मिनिमम, एयर मिनिमम है। तो इसमें बताइए आपके जो चार्जर होगा उसमें इतना बड़ा रेजिस्टेंस लगा होगा, इतने छोटे नन्हे लगे होंगे। सोचिए इतना बड़ा रेजिस्टेंस लगा होगा जो बिजली घर में यूज होता है। आपको पता है एडेप्टर इतना छोटा छोटा होता है, तो रेजिस्टेंस भी छोटे छोटे। किसी को पता है, उसे पता है इतने छोटे से पतले से वायर में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को भेजना है, इलेक्ट्रॉन्स को भेजना है छोटे से वायर, पतले से वायर में। और बड़ा वायर होता तो बड़ा रेजिस्टेंस, बड़ा वायर होता तो बड़ा रेजिस्टेंस। बस समझ में आ गया? आप समझिए। थोड़ा सा रेजिस्टेंस पर हमने डिस्कस किया, एरिया पर, लेंथ पर, यानी मैं रेजिस्टेंस को बोल सकता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया कम, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेंगे? कम। एरिया बहुत सारा, तेजी में आएगा पटाख, बहुत तेज से अटैक करेंगे घर में, बुझ जाएंगे, आग लगा देंगे घर को। वायर का एरिया ज्यादा हो गया तो पसंद आ रही है। छोटा मोटा सा वायर, अगर मोटा सा वायर इलेक्ट्रॉन से गिर जाता है तो बहुत दूर तक चक्का जाम हो जाता है गाड़ियों का। मेन रोड पे अगर इलेक्ट्रॉन्स करंट, वो वायर बड़ा वाला टुकड़ा के गिर जाता है तो उसे पता है मोटा वायर, रेजिस्टेंस की सप्लाई बंद हो गई, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से भागेगा। हाँ, रोकने वाला कोई, सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए वायर लगा हुआ है ना, ये वायर लगा हुआ है और ये बीच में से कट हो जाए, ये वायर जैसे कट हुआ, ये वाला वायर ऐसे गिरेगा, ये वाला वायर ऐसे गिरेगा नीचे धरती में। तो करंट जो था ना सारा अर्थ में चला जाएगा, लेकिन कोई मेटल वायर आके इसे टकरा गया तो, गाड़ी आके टकरा गई तो कोई चांस नहीं है बचाने के गाड़ी के। इलेक्ट्रिक मान लीजिए रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ था, है ना, और करंट ऐसे फ्लो कर रहे थे, यहाँ से जा रहे थे, ऐसे फ्लो कर रहे थे, एक पे जुड़े हुए थे, रेजिस्टेंस लग गया, ब्लॉकेज आ गई। अब रेजिस्टेंस सारा के सारा जितना करंट तेजी मारता सारा कहाँ जाएगा? अर्थिंग क्या, सारा अर्थ में चला जाएगा। लेकिन कोई मेटल वायर अगर टच हो गई तो भाई गाड़ी में आग लग जाएगी बहुत तेजी। बस समझ में आ गई? तो मैं कह सकता हूं कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, है ना। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया कम, इलेक्ट्रॉन कम, एरिया ज्यादा, इलेक्ट्रॉन भर के, एरिया ज्यादा, इलेक्ट्रॉन भर के, इलेक्ट्रॉन्स भर के। बस समझ में आ रही है? बहुत लंबी वायर है, बहुत लंबी वायर है, इलेक्ट्रॉन को बहुत दूर तक फ्लो कराना है। भाई इलेक्ट्रॉन, भाई सब आदमी थोड़ी ना है, मशीन है, वो भी चीजें खराब हो जाती है।
तो इलेक्ट्रॉन जब वो फ्लो करेगा तो बेचारा वो भी थकता है, उसकी भी एक एनर्जी होती है कि उसके अंदर एनर्जी बहुत होती है, एनर्जी बहुत होती है। बस समझ में आ रही है? तो मैं कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमें लेंथ को भी बड़ा करना पड़ेगा, यानी जितनी बड़ी हमें लंबी वायर चाहिए उतना ही बड़ा रेजिस्टेंस चाहिए। नॉट अ, मैं नहीं बोल रहा स्ट्रक्चर में बड़ा चाहिए, उसकी वैल्यू बहुत बड़ी होनी चाहिए, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, तो मैं यहां से एक बार में लिख सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। बस समझ में? एरिया का मतलब है, एरिया का मतलब है गोल वायर है, ये वाली गोल वायर बनाई थी मैंने अभी, ये वाली गोल वायर बनाई थी, है ना, इसका ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल का फॉर्मूला पड़ा होगा हमने, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। नॉट अंदर की बात करूं मैं, इस एरिया की बात कर रहा हूँ, इस एरिया से कितना कितना फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इस वाले एरिया से कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा। अब जैसे ही मैंने बताया प्रोपोर्शनलिटी का जब भी साइन हटेगा तो बदले में कौन आ जाता है, एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, तो लेंथ ऑफ एरिया। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, एंड इट्स नेम व्हाट, आई गेट यू द नेम, आपको नाम दिया जाता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, what is resistivity? Resistivity is the property of material, है ना, क्या है resistivity? Resistivity is the property of material, property of material, material, है ना। Resistivity is the property of material। यहां पे कोई दिक्कत, कोई इशू? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का मतलब सुनिए, इसका मतलब भी बहुत है आपके घर में, है ना। थोड़ा सा मैं इसे रफ करूंगा, इस पोर्शन को यहां इसे उतार लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रो बोलते हैं इसे, रो बोलते हैं, है ना। नॉट अ पी, पी नहीं लगा सकते हमें इसको थोड़ा सा ऐसे लिखा जाता है, एस के शेप में, है ना, एस की शेप में लिखा जाता है। दिस इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, है ना। अभी हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा, आज इस ये फॉर्मूला पढ़ा। रेजिस्टिविटी का मतलब था दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। आपने कॉपर वायर ले ली, आपने इसका मन के एल्यूमिनियम वायर ले ली, आपका मन के सिलिकॉन वायर ले ली। क्या मतलब है इसका? एक बार यूज करो ना घर में। क्या हम कॉपर वायर ईयरफोन के लीड में लगा सकते हैं? क्या ईयरफोन के लीड में कॉपर वायर लगा सकते हैं? जरूरी थी उतने इलेक्ट्रॉन्स की हमें आवश्यकता ही नहीं, उतनी चार्ज की आवश्यकता ही नहीं है। तो अपना जो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल होगा ना, उसकी रेजिस्टिविटी कैसा होगी? कम होगी, ज्यादा? गुड होगी, बैड? गुड रेजिस्टिविटी होगी। आप समझे, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा बैड कंडक्टर, जिसकी रेजिस्टिविटी कम गुड कंडक्टर। रेजिस्टिविटी ज्यादा बैड कंडक्टर, रेजिस्टिविटी कम गुड कंडक्टर। यानी रेजिस्टिविटी मिनिमम होगी तो मैं कह सकता हूं गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर होगा। रेजिस्टिविटी मैक्सिमम होगी तो मैं कह सकता हूं बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है। चेक। रेजिस्टिविटी मिनिमम गुड कंडक्टर, रेजिस्टिविटी मैक्सिमम बैड कंडक्टर, रेजिस्टिविटी मिनिमम गुड कंडक्टर, रेजिस्टिविटी मैक्सिमम बैड कंडक्टर। आप जो ईयरफोन वगैरह यूज करते हो, कभी देखा होगा वायर टूट जाती है, व्हाइट व्हाइट टाइप की दिखती है थोड़ी वायर, पता नहीं क्या होता है अंदर, कौन सी वायर होती है, मेरे को ही नहीं पता। तो क्या होता है उसके अंदर? उसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी या कम होगी, मिनिमम होगी या ज्यादा होगी? जाहिर सी बात है उसकी रेजिस्टिविटी मिनिमम होगी, तभी तो हमारे लिए अच्छा रेजिस्टेंस बना है वो। कॉपर की वायर ले ले तो एक तो लेंथ होगी, उसका वेट अलग होगा, मटेरियल की प्रॉपर्टी अलग है। भाई टेम्परेचर पे भी तो डिपेंड करता है, इट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। उसके वायर की जो लेंथ होता है ना ईयरफोन का, उसका एरिया देखेंगे बहुत कम होता होगा,
एरिया कम होता होगा, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा, कोई दिक्कत है? रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट कम हो जाएगा, है ना। जैसा मान लो रेजिस्टेंस मैंने बोल दी, लेंथ अपॉन एरिया, 2 यहां डालोगे तो 2 यहां भी डालोगे भाई साहब, लेंथ तो बोलो डबल होगी, बोलो लेंथ डबल होगी, लेंथ बढ़ गया लेकिन एरिया अभी का वैसे ही है, तो एरिया तो कम हो गया ना वैसे ही भाई। रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, लेंथ बढ़ाओगे तो एरिया कम हो जाएगा, तो एरिया क्या हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी कम हो जाती है चीजें, ठीक है ना। एनसीईआरटी के एक्सेस में एक क्वेश्चन कराता हूँ इसके ऊपर, एक क्वेश्चन करा देते हैं। मान लीजिए उसके अंदर क्वेश्चन ये था कि एक वायर है, एक वायर है जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, मतलब ये लेंथ है, इस वायर को मैं बीच से ब्लॉक नहीं कर रहा, इसे ऐसे घुमा दे रहा हूं, ये वायर है, ये वायर है ऐसे लंबी है ना, इसकी लेंथ L है और मैं इसे कम कर दे रहा हूं, ऐसे कर दे रहा हूं, लेंथ कम हो गई, लेंथ कम हो गई, लेंथ कम हो गई, लेंथ कम हो गई, देखिए लेंथ कम कराने से क्या हुआ, वायर का देखिए देखिए वायर की चौड़ाई क्या हुआ गई, बढ़ गई, यानी एरिया बढ़ गया, वायर का एरिया बढ़ गया। तो वायर का एरिया जो बढ़ गया, मैं कह सकता हूं कि पहले एरिया ए था, क्वेश्चन में ही दे रखा है सब, याद रखिएगा, अब एरिया ट्वाइस हो गया, पहले लेंथ L थी लेकिन अब L लेंथ कितनी हो गई, कम हो गई, L आधी हो गई भाई, पहले लेंथ लंबाई थी, इसे कोड जोड़ दिया तो आधा L/2, पहले लेंथ L है, आधा कर दिया तो L/2, तो इसे आधा ऐसे करते हैं 2 से, है यहां पर कोई दिक्कत। पहले वाले वायर का जो रेजिस्टेंस था वो 4 ओम्स था, तो आपको बोलना है फाइंड रेजिस्टेंस न्यू वायर, फाइंड द रेजिस्टेंस न्यू वायर। तो आपको ये बताना है कि इस वाले रेजिस्टेंस के अंदर, इस नए रेजिस्टेंस वायर के अंदर, इस वायर के अंदर कितने ओम्स का रेजिस्टेंस लगेगा, कितने ओम का रेजिस्टेंस लगना चाहिए। अभी ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर एक नया कंक्लूजन निकल के आएगा, कंक्लूजन ये निकल के आएगा कि फॉर्मूला भी हमने अभी लिखा था, हमने देखते इस क्वेश्चन के अंदर ये बोलता था रेजिस्टिविटी सेम, क्वेश्चन में बोला रेजिस्टिविटी सेम है क्योंकि सेम मटेरियल पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, दोनों ही कॉपर वायर, ये भी कॉपर वायर है ना, कॉपर वायर, ये भी कॉपर वायर है ना, ये भी कॉपर वायर, दोनों कॉपर वायर सेम है। अब देखिए इसका फॉर्मूला रो इनटू लेंथ अपॉन एरिया R1 का, और R1 की वैल्यू दे दी है, यानी रेजिस्टेंस पहले वायर के लिए, और R2 का ये हो जाएगा रो इनटू लेंथ अपॉन एरिया, फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा क्वेश्चन है ना, वैल्यू डाल रहा हूं मैं यहाँ से 4 हो गई, R1 की वैल्यू रो इनटू लेंथ अपॉन एरिया हो गया, ध्यान रखिएगा रो इनटू लेंथ अपॉन एरिया हो गया। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके लिए R1 की रेजिस्टेंस कितने गिवन है, 4 ओम्स का है ना, और ये वाला इस वाले वायर के लिए लेंथ दे रखी है L/2, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए न्यू वायर के लिए न्यू वायर सुनिए, मैंने बताया था कि लेंथ इज मैक्सिमम रेजिस्टेंस मतलब लेंथ पे, तो अगर लेंथ बहुत ज्यादा है, मैंने एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस मैक्सिमम, एरिया कम रेजिस्टेंस में, याद रखिए न्यू रेजिस्टेंस में है ना, फाइंड न्यू वायर रेजिस्टेंस R2, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा रो इनटू लेंथ अपॉन एरिया, फॉर्मूले में वैल्यू डालो, रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ पहले L थी, अब इस वाले में क्या होगी, L आधी हो गई, तो लेंथ L/2 हो गई है ना, ऐसे लिख लेते, कोई बच्चे को समझ में नहीं आएगा तो L/2 हो गई, और एरिया कितना हो गया, डबल हो गया, एरिया कितना हो गया भाई, डबल हो गया, ध्यान से देखिए एरिया कितना हो गया, डबल हो गया। R2 की वैल्यू निकाल देंगे, R2 की वैल्यू क्या होगी, रो इंटू लेंथ अपॉन में 2/2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 ठीक है ना, हो जाएगा रो इंटू लेंथ अपॉन में 4 ध्यान से देखिए, ये हमारा ऐसे लिखा हुआ है 1/4 रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया,
रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इससे इससे, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4r2 इक्वल टू रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया, ए को ये रखा है, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है ना, ये R2 की वैल्यू। देखिए रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया की वैल्यू 4r2 आई है, रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया की वैल्यू 4r2 आई है। यदि रो और लेंथ अपॉन एरिया की वैल्यू को हम उठा के यहाँ पे लग सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दो, इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दो। तो टेकिंग इक्वेशन नंबर सेकंड पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दो। देखिए 4 है, रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया, रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया की वैल्यू क्या, 4r2 इक्वल टू 4r2 लिखूंगा, 4 से 4 कट गया, 1 ओम्स आ गया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आएगा भी। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। पहले लेंथ दे रखी थी l, अब l हो गया l/2, y को मोड़ दिया, एरिया पहले a था, अब एरिया ट्वाइस हो गया। पहले एरिया a था, पहले एरिया क्या था, a था, लेकिन अब एरिया क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ a, यानी डबल हो गया। जैसे एरिया डबल हो गया तो रेजिस्टेंस भी तो चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए पहले वाले रेजिस्टेंस लेंथ कम, यानी कम लंबाई वाले रेजिस्टेंस के लिए हमें कम लंबाई वाले, मतलब ज्यादा लेंथ वाले रेजिस्टेंस के लिए, ज्यादा लेंथ बड़ी होगी तो रेजिस्टेंस भी बड़ा होगा, लंबाई ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी बड़ा होगा, लंबाई कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। बस समझ में आ रही है। लेक्चर पसंद आएगा, वीडियो में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले बिल्कुल भी। सभी प्यारे प्यारे बच्चे हमारे चैनल पे बने रहे, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तहलका बचा दो चैनल पे। चैनल स्टडीज के हर रोज एक नई वीडियो अपलोड होते रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बच्चों का प्यार चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 इससे पहले वीडियो आ गई है, जाके उसको देख लीजिए। सभी प्यारे प्यारे बच्चों को दिल से जय हिंद, थैंक यू।